जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बीएड और बीटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पाठ्य योजना। पाठ्य योजना क्या है, कैसे होती है, क्या क्या आगे इसमें क्या क्या करना होता है, हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या है, पाठ्य योजना क्या है, पाठ कैसे बनाना है, उसकी योजना कैसे बनानी है। तो आइए चलिए हम समय को ज़्यादा ना लेते हुए अपनी टॉपिक को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्य योजना, पाठ्य योजना में देखा जाए तो सबसे पहले जो पाठ्य योजना है उसमें आपका क्या रहेगा कि छात्र अध्यापक का नाम रहेगा। छात्र अध्यापक का नाम यानी कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है जो बीएड या बीटीसी कर रहा है उसका यहाँ नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? छात्र अध्यापक में उस व्यक्ति का नाम रहेगा जो व्यक्ति बीएड या बीटीसी कर रहा है। अब विद्यालय का नाम की बात करी जाए, विद्यालय का नाम यहाँ वो विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय से आप जो है बीएड या बीटीसी कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको इस तरीके से एक ऐसे चार्ट फ्लो बनाना है जिसमें आपको सबसे पहले दिनांक देना है, इसके बाद कक्षा देनी है, कक्षा के बाद आपको वर्ग देना है। वर्ग के बाद ये जरूरी नहीं है कि वर्ग दिया जाए, क्योंकि जहाँ पे टीचर की जैसे टीचर कम होते हैं वहाँ कोई कई सारे कक्षाओं को एक साथ मर्ज करके पढ़ाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ग दें। आप कक्षा दे दीजिए, विषय दे दीजिए, समय समय 40 मिनट का ही होता है, और चक्र, चक्र यानी बेला, किस बेला में आप पढ़ा रहे हैं, इतनी बात इसमें करी जाती है। ठीक है। अब आगे क्या करना है, आइए आगे हम देखते हैं आगे हमको क्या करना है। आपको आगे जो करना है, आगे एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। आगे की बात करी जाए, प्रकरण यानी प्रकरण, आपका क्या प्रकरण है, आप किस टॉपिक पर आप पढ़ाने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको काम करना है, वो यहाँ पर देना है प्रकरण में। जैसे यहाँ की जो टॉपिक है, यानी हमारी जो टॉपिक है, हम जो बताने जा रहे हैं, यानी जिस टॉपिक को लेके आपको बताने जा रहे हैं वो हमारा है चिर महान। चिर महान ये हमारा प्रकरण हो जाएगा। ऊपर ऐसे सेंटर में हम डालेंगे प्रकरण यानी चिर महान, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में दे देंगे। क्या यानी कि इसी टॉपिक पे हमको काम करना है, इसी टॉपिक पे हमको अपना पाठ्य योजना को बनाना है। तो बात करी जाए सामान्य उद्देश्य की, सबसे पहले आप इस तरीके से एक कॉलम खींच लेंगे, इसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप ये बताएंगे कि आप ये जो आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य से आपके बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला देखा जाए कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो ये जो टॉपिक है ये किसी केवल हिंदी विषय के लिए ही नहीं है, ये सभी विषयों के लिए किया जा सकता है कि बच्चों को गणित विषय में रुचि जागृत करना, बच्चों को सामान्य ज्ञान में रुचि जागृत करना, बच्चों को भूगोल में रुचि जागृत करना, पॉलिटिकल साइंस में करना, इस तरीके का आपको यहाँ पर रख लेना है। तो ये जो टॉपिक है ये सबके लिए कॉमन टॉपिक हो जाता है। इसके बाद बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद बच्चों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास कराना। क्या कराना? अभ्यास कराना। इसके बाद आगे देखा जाए, बच्चों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना। अगला है कि बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। यानी ये जो कविता है हिंदी, यहाँ पे हमने हिंदी विषय लिया है, अब हिंदी में क्या पद्यांश लिया है, यानी कविता लिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका क्या करना, मानसिक विकास करना। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में क्या है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करी जाए तो विशिष्ट उद्देश्य में यह है कि बच्चे उन व्यक्तियों के प्रति आदर तथा प्रेम का भाव रखेंगे जिनका जीवन मानव की भलाई तथा जन कल्याण के लिए बीता। तो ये टॉपिक की बात करी जा रही है, जो चिर महान की बात करी जा रही है, ये उसके अंदर की बात करी जा रही है। ठीक है। अब अगला क्या है कि छात्रों में चिर महान कविता के विषय में रुचि प्रदान करना। चिर महान के अंतर्गत जो कविता है उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या बताया गया है, उसके प्रति बच्चों में रुचि जागृत करने का काम क्या कर रहे हैं, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहे हैं कि छात्रों में गद्य पाठ यानी कि कविता, यानी कि जो हमारा यहाँ पर पद्य रहेगा, पद्यांश यानी कि कविता की बात करी जा रही है, तो गद्य ना होकर ये पद्य रहेगा। पद्य पाठ में रुचि यानी कि उसके अर्थ और व्याख्या में रुचि जागृत करना। जैसे पद्य होता है, लोग पद्य को नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उसके अर्थ को सब निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम
विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ये रखेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनका पठ्य पाठ के जो पठ्य पठन पाठन होता है उसके अंतर्गत उसका अर्थ और व्याख्या को करने में, ज्ञात करने में, यानी निकालने में क्या रुचि प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे क्या है कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण, हाव भाव सहित वाचन करने योग्य बनाने में, कि जो कविता होती है, कुछ कविताएं की गेय पद के रूप में होती है, उनका गान किया जाता है, उनको गा के पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार जो होती है कि जो कविताएं हैं वो हाव भाव के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ जो है उसका वाचन किया जाए, यानी कि उसको पढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे जो है, आगे क्या आता है ये देख लिया जाए। अब आगे की बात करी जाए तो अगर हम पठन पाठन कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ आवश्यक सामग्री भी जरूरत पड़ती है। तो वो जो आवश्यक सामग्री होगी आपके उस पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी। जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं, जो आप टॉपिक लिए हुए हैं, उस टॉपिक के अनुसार आपको पाठ्य सामग्री रखना है। जैसे चिर महान के अंतर्गत हमें सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, नदियों तथा महापुरुषों आदि के चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो जो हम पाठ पढ़ाएंगे या पद्य पढ़ाएंगे, गद्य पढ़ाएंगे, जो कुछ भी पढ़ाएंगे उससे आवश्यक सामग्री जो होगी उस चीज़ को हम यहाँ पे दर्शाएंगे। किसमें? आवश्यक सामग्री में। अब बात करी जा रही है पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान की बात करी जाए तो जैसे जो छात्र हैं उनको पहले से कुछ ना कुछ तो जानकारी प्राप्त रही होगी, यानी कि सामाजिक परिवेश से या रहन सहन से उनको उसके बारे में हो सकता है वो बच्चा पहले से कुछ पढ़ा हो, तो उसको पूर्व ज्ञान रहेगा। तो ये हम किसके अंतर्गत रखेंगे? ये पूर्व ज्ञान के अंतर्गत रखें, यानी छात्र लोक कल्याण, ईश्वर की प्रार्थना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब आगे बात करिए प्रस्तावना। ठीक है, हम प्रस्तावना में आते हैं। प्रस्तावना में हमें ऐसे 3 कॉलम बना लेना है। पहला क्रम संख्या के रूप में, दूसरा हमारा छात्र अध्यापक यानी और छात्र अध्यापिका, ये 2 चीज़ यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर रखेंगे तीसरे कॉलम में छात्रा या छात्र का जो कथन है। ये कथन क्या है? ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा कथन दिया जाएगा। और उसके बाद इस कथन में जो है जो आपके बच्चे रहेंगे, जो आपके स्टूडेंट रहेंगे, उनके द्वारा कथन लिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा चिर महान जो हमारी टॉपिक ली गई है उसके अंतर्गत पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। ठीक है, ये किसके द्वारा पूछा जाएगा? ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा पूछा जाएगा और बच्चे इसका उत्तर करेंगे क्या? मनुष्य। ठीक है, आगे मनुष्य जब किसी समस्या से ग्रसित हो जाता है तो वह कैसा महसूस करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के अंतर्गत परिवेश में रह रहे हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि जब मनुष्य जो है किसी समस्या से ग्रसित है तो क्या है, वो दुख का महसूस करता है। ठीक है, दुखी वक्त किसे याद करता है? आप जब दुख में रहते हैं तो आप किसे याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं, अपने पीर पैगंबर को याद करते हैं। ठीक है, आगे ये जो कविता पढ़ाई जा रही है, कोई ऐसी कविता बताइए जिसमें कवि ईश्वर से मानव कल्याण की शक्ति मांग रहा हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर छात्र मौन रह जाएंगे क्योंकि कक्षा 6वीं के स्टूडेंट है। जरूरी नहीं है कि वो कई सारी कविताएं पढ़े हों और उनको कई सारी कविताओं का ज्ञान हो। तो ये जो छात्र यहाँ मौन रहेंगे तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना के बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलिए आगे देखा जाए। हमारे जो उद्देश्य कथन है, उद्देश्य कथन क्या है? उद्देश्य कथन में जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका रहेंगे वो कहेंगे कि प्रिय छात्रों, आज हम लोग चिर महान नामक कविता का रसास्वादन करेंगे, यानी कि चिर महान कविता को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या गुण है, क्या दोष है, क्या बताया गया है, कैसे किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। हमारा जो चिर महान कविता है उसका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे जो कविताएँ होती हैं जरूरी नहीं है कि वो एक बैठक में ही समाप्त करी जा सके, उसको कई पार्ट में बांटा जा सकता है। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं उसको कई पार्ट में बांट के। तो हम सबसे पहले संकेत दे देंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ाने जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक आपको इसका उच्चारण बताएंगे। तो इस तरीके से हम संकेत दे देंगे कि जग जीवन में ... करके काव्यान। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। एक शिक्षण बिंदु, इसमें शिक्षण बिंदु रहेगा सारे। इसके बाद दूसरा कॉलम आपका रहेगा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का कथन, और जो तीसरा रहेगा उसमें आपके स्टूडेंट, आपके जो स्टूडेंट है उनकी क्या क्रिया है, वो क्या कथन है, वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है? इसके अंदर हम देखें जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है उनके द्वारा उचित लय, आरोह
आरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा, यानी कविता को पढ़ा जाएगा, उसका आदर्श वाचन किया जाएगा। हम कविता को पढ़ेंगे, जो टीचर रहेगा यानी कि जो छात्र अध्यापक रहेगा वो कविता को उसका पाठ करेगा, और जो हमारा इधर का कथन रहेगा, क्रिया रहेगा, उसमें जो छात्र रहेंगे वो आपका क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आपका आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन जो होगा, छात्र अध्यापक जो होंगे वो छात्रों को अनुकरण वाचन का आदेश देंगे, और जो छात्र छात्रा होंगे क्या करेंगे, वो अनुकरण का वाचन करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका आता है उच्चारण निवारण। जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपके बच्चों को सही सही आ रहा हो और वो बच्चे आपका उसका सही सही उच्चारण कर ले जाए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि कठिन शब्दों का उच्चारण निवारण कराएंगे। जो कठिन शब्द हैं उनसे पूछेंगे और उसका आप उच्चारण खुद से करेंगे, जिससे क्या करेंगे, आपके जो छात्र रहेंगे वो ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। ठीक है। इतना चीज हो गया। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है हमें। आगे जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो त्रुटि संशोधन। अभी हमने बात करी था कि आगे जो है जरूरी नहीं है कि आपके छात्र छात्राएं उस कठिन जो शब्द है उसका उच्चारण कर ले जाए। तो यहाँ पर अब अगला जो शिक्षण बिंदु आपका रहेगा वो रहेगा त्रुटि संशोधन। त्रुटि संशोधन की बात करी जाए तो इसमें अनुकरण वाचन आई हुई जो आप वाचन कर रहे हैं, जो उसमें जो त्रुटियां हैं उसको श्यामपट्ट पे आप लिख देंगे। श्यामपट्ट के माध्यम से उसे दूर करेंगे, जिसके माध्यम से आपके जो छात्र छात्राएं होंगे उस त्रुटि को दूर कर लेंगे, और उस त्रुटि को जो कठिन शब्द होंगे उसको वो अपने पुस्तिका में भी लिख लेंगे। ठीक है। अब काठिन्य निवारण की बात करी जाए, यानी जो कठिन शब्द हैं उसके निवारण की बात करी जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि कठिन शब्दों को सरल करके उसको समझाएंगे कि ये ऐसे होगा, इसका ऐसे ऐसे होगा, इसका अर्थ ये होगा, और उसी चीज को जो आपके छात्र रहेंगे उसको ध्यानपूर्वक लिख लेंगे, ध्यान से देखेंगे, और उसी चीज को आप श्यामपट्ट पे लिख देंगे, जिससे क्या करेंगे, आपके जो छात्र रहेंगे उसको वो उतार लेंगे, जिससे उनको पढ़ने में आगे चल के कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है। अब श्यामपट्ट कार्य की बात करी जाए। श्यामपट्ट कार्य इसके बाद आता है, तो जो कठिन शब्द हैं उनको आप क्या करेंगे, अपने श्यामपट्ट पर लिख देंगे, जिससे आपके जो स्टूडेंट हैं वो उसको उतार लेंगे, ताकि उनको आगे जो है समस्या न हो। इस प्रकार आपका जो टॉपिक रहेगा उसी से टॉपिक से रिलेटेड जो समस्या रहेगी उस चीज को आप अपने श्यामपट्ट पर लिख देंगे। क्या ऐसे टॉपिक बनाकर लिख देंगे, जैसे अच्छे गुण वाले शब्द क्या है, सत्य, प्राण, महान, सौंदर्य है, ये कहाँ से निकल कर आया है, ये चिर महान कविता से निकल कर आया है। दुर्गुण वाले शब्द क्या है, भय है, अंधभक्ति है। तो ये आपका जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अंतर्गत क्या कहा गया है, उसका कथन क्या है, उसके अंतर्गत उसको निकाल कर हम क्या करेंगे, कठिन शब्दों को जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे। ठीक है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अगला जो हमारा है शिक्षण बिंदु है, अगला शिक्षण बिंदु की बात करी जाए क्या आती है, व्याख्या आती है। जो हमारी कविता है उसको हम क्या करेंगे, उसको व्याख्यात करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको अपने छात्रों को समझाएंगे। ठीक है। उस चीज को छात्र क्या करेंगे, आपको ध्यान पूर्वक सुनेंगे उसके। ठीक है। इसके बाद मौन वाचन आता है। मौन वाचन आता है कि आप अपने छात्रों को आदेश देंगे कि वो अपने मन में उसको पढ़ें, उसको समझें, उसका मौन वाचन करें। ठीक है। अब आगे क्या है, आगे शिक्षण बिंदु आपका कौन सा है, अगला देख लेते हैं। तो अगला जो शिक्षण बिंदु आपका है वो है विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब आपने क्या किया कि पढ़ा दिया, उसका व्याख्या करा दिया, उसके कठिन शब्दों को लिखा दिया, उसका निवारण करा दिया। इसके बाद आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न लें जो अपनी कक्षा में आपके द्वारा पूछा जाएगा, और उसका उचित उत्तर आपके छात्र छात्राएं देंगे। यदि उचित उत्तर नहीं दे पाते हैं तो दोबारा आप उसको रिवाइज करेंगे, उसको समझाएंगे। जैसे इसमें हमने लिया है कि कवि संसार में नवजीवन को विहान क्यों लाना चाहता है। ठीक है। ये हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या करेंगे कि छात्र हम उत्तर देंगे कि मानवता की समृद्धि और विकास के लिए। इसी तरीके से हम सब क्वेश्चन पूछते जाएंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे। यानी कि हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा कि जो हम पढ़ाए हैं, जो हम समझाए हैं, जो हम लिखाए हैं, जो सारी चीज़ें किए हैं, वो छात्रों को कितना समझ में आया, उसका क्या रिवेन्यू आया, क्या जो है प्रतिक्रिया निकल के आ रही है, वो आपके स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आता है तो दोबारा हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको पुनः सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कार्य निरीक्षण हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। यानी कि हम जो मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, अब तो हमने सब कुछ करा दिया, इसके बाद हम अपने बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को कितना आया। जैसे जो हमारी चिर महान कविता है, इसके कवि का हमने नाम पूछ लिया, तो बच्चे उत्तर देंगे कि इस कविता के जो रचयिता हैं, इस कविता को जिन्होंने है, तो उसका क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। तो बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, अब चिर शब्द का अर्थ क्या है, तो हम पूछेंगे कि बच्चे बताइए चिर शब्द का क्या अर्थ है। तो आपके जो बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर चिर शब्द का जो अर्थ है वो दीर्घ काल तक रहने वाला। ठीक है, अब उसी तरीके से कवि कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिसमें संदेह और डर समाप्त हो। ये चीज़ें हो गया। अब इतना सब कुछ हमने करा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ करा दिया, मूल्यांकन कर दिया। इसके बाद जब हमारी बेला समाप्त होती है, उसके पहले हम 40 मिनट का ही हमारा समय होता है। उस 40 मिनट के समय में ही हमको ये सारी क्रियाएं संपन्न करनी है। उसके बाद अपने विद्यार्थियों को केवल ऐसे पढ़ा के नहीं छोड़ देना, उनको कुछ गृह कार्य भी देना है, ताकि वो घर पर जाएं, उस चीज़ को रिवाइज करें, उस चीज़ को लिखें, उस चीज़ को अपनी पुस्तिका में लिखें, और अगले दिन अगर उसके आगे आपको पढ़ाना है तो उसका पुनः आप मूल्यांकन करिए कि उस चीज़ को आपके बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, उसका आउटपुट क्या निकल कर आता है। तो आप लास्ट में क्या करेंगे कि गृह कार्य देंगे, और उस गृह कार्य को बच्चे, आपके छात्र छात्राएं अपने पुस्तक में लिख कर ले आएंगे। तो ये इसी तरीके से आपको सारे विषय का जो है बनाना रहेगा। किसी में जिस विषय को आपको बनाना रहेगा, उस विषय के बारे में कोई एक टॉपिक ले लेंगे, उसके बारे में ये सारे शिक्षण बिंदु आपको लिखना है। शिक्षण बिंदु यही रहेगा, बस आपको अलग अलग जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, उस टॉपिक का अंतर क्या है, जो विषय आप लिए हैं उस विषय में कौन सा टॉपिक लिए हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बताना रहेगा। तो इस तरीके से ही आपको पाठ्य योजना बनानी है। इस पाठ्य योजना से करीब आपको 15 नंबर मिलने वाला है। तो ये जो पाठ्य योजना बताई गई है, बहुत ही सटीक पाठ्य योजना है। इस तरीके से ही आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, आपको सामग्री क्या लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको जो है करनी है। लास्ट में आपको जो है त्रुटियां क्या है, उसके कठिन क्या है, काठिन्य निवारण क्या है, उच्चारण निवारण क्या है, और लास्ट में आपको अपने बच्चों को गृह कार्य भी देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको श्यामपट्ट कार्य पर भी कार्य करना है, कि जो आपके काठिन्य शब्द हैं, जो समझने वाली बात है, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, जिसका उच्चारण वो नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप श्यामपट्ट पर लिख देंगे, ताकि जिससे उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये रहा आपका जो है पाठ्य योजना। इस तरीके से आपको पाठ्य योजना बनानी है। तो आशा करते हैं हम कि आप सबको समझ में आया होगा, और आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, जिससे आपका 15 नंबर फिक्स हो जाए। तो ये रहा आपका पाठ्य योजना। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा मैटर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलेगा, और हम और आगे की टॉपिक ले आएंगे, जिससे आप सभी को परीक्षा में मददगार सिद्ध होगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, मस्त भारत।